BHDE 142, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 रहेगा, यूनिट नंबर 4 क्या है, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का विकास, ठीक है। तो ये इसमें बात करेंगे कि भारत में जो स्वाधीनता आंदोलन था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम राष्ट्रीय काव्यधारा पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरा जो डिपेंड करता है पूरा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जो था, ठीक है, आज़ादी की लड़ाई भी कह सकते हो, यानी स्वतंत्रता की जो आंदोलन था, ठीक है, इसी से रिलेट रहेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दूंगा स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, किसकी स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि, मतलब उसकी ज़मीन कहाँ से तैयार हुई। पृष्ठभूमि का मतलब वही होता है भाई इसकी शुरुआत, यानी कहाँ से ज़मीन तैयार हुई जो पूरा स्वाधीनता आंदोलन हमारे देश में उठ खड़ा हुआ। उसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा, यही जरूरी रहेगा, एग्जाम में आने की चांसेस इसी क्वेश्चन के हैं, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन का विकास, ठीक है, ये पार्ट में होता है। अगर मैं आपको बताऊं जैसे 1757 से लेकर के, ठीक है, 1757 से लेकर 1857 का एक फेज है, अगर आप देखोगे तो फेज में चलता है। फिर देखोगे 1857 से लेकर के लगभग अगर बात करें तो कांग्रेस तक की बात इन्होंने की है, 1919 तक मान सकते हैं। और जब महात्मा गांधी के आंदोलन और प्रोटेस्ट होते हैं तब उस रूप में देख सकते हैं, यानी 3 फेजों में हम इस स्वाधीनता आंदोलन को देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं 4.2 और 4.3, यही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो चरण है, 3 चरण है, स्वाधीनता आंदोलन के 3 चरण हैं। पहला चरण जो है 1857 से ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति होती है, वहीं से हम मान रहे हैं क्या कि स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत हुई है। भाई 1857 की जब क्रांति होती है उससे लेकर के 1905 तक यानी बंगाल विभाजन तक, ठीक है, जो मैं बोला हूँ ध्यान रखना, यानी 1857 की क्रांति से लेकर के 1905 तक का जो टाइम पीरियड, यानी जब तक बंगाल विभाजन होता है, और बीच में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, बंगाल के विभाजन तक। फिर दूसरा जो चरण है बंगाल विभाजन से लेकर के 1919 तक, कि इस समय क्या है, कांग्रेस में 2 दल बन गए हैं, क्या है, एक गरम दल है, एक नरम दल है, यानी उसमें भी क्या है, कांग्रेस 2 धड़ों में डिवाइड है। 1915 में महात्मा गांधी आते हैं, महात्मा गांधी 1915 में आते हैं तो तीनों स्थानीय आंदोलन करते हैं, जिसको आप चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के नाम से जानते हैं। तो ये 1919 तक चलेगा। 1919 तक अगर मैं बोलूँगा तो ये जो आपका आंदोलन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आपको असहयोग आंदोलन से पहले जो इस आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, यहाँ तक चलेगा। दूसरा चरण जो है 1905 यानी बंगाल विभाजन से लेकर के, और 1906 में अगर आप देखोगे तो मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, ठीक है। बंगाल विभाजन मुस्लिम लीग से लेकर के 1919 तक, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कह सकते हो, या 1919 में जो आपका खिलाफत आंदोलन होता है, एक ये पूरा फेज है, ठीक है। उसके बाद जो अगर 1919 से जो हमारा फेज चलेगा, यानी 1919 यानी कह सकते हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की जो परिस्थितियां बनती है, यानी असहयोग आंदोलन, और क्या कह सकते हैं, असहयोग आंदोलन से जो स्टार्टिंग होगी और जो चलेगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन तक और देश की स्वतंत्रता तक, यानी 1947 तक। तो ये 3 चरण हैं, तो ये 3 फेज हैं। इन्हीं फेजों को क्या करना है, आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि इस समय देखो एक फेज है, फेज का मतलब हो उस समय वही परिस्थितियां बनी थी, ठीक है। तो पहला चरण 1947 से लेकर पहला चरण जो है 1857 से लेकर के 1905 तक, फिर 1905 से लेकर के 1919 तक दूसरा, फिर तीसरा जो है 1919 से लेकर के 1947 तक का ये जो चरण है तीसरा चरण है। यही इंपॉर्टेंट रहेगा, यही आपके लिए मुख्य है, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि देखिएगा, आधुनिकता भारतीय राष्ट्रवाद से पहले, देखो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य उखड़ने लगा था, यानी कहते हैं भाई कि जब और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगलों का धीरे धीरे पतन होने लगता है। और मुगलों का जब पतन होता तो हमारे देश में कहती हैं कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां, फ्रांस हैं, डच हैं, स्पेनिश हैं, ठीक है, पुर्तगाली हैं, ठीक है,
ये सारे या अंग्रेजी कंपनियां, जो यूरोप की बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करती हैं, वो व्यापार करती हैं, और व्यापार करते ही करते वो क्या करती हैं, धीरे धीरे उनको क्या मिल जाती है, यहाँ पर राजस्व को उगाही की मिल जाती है, और धीरे धीरे इस देश में एक प्रकार से क्या करती हैं कि जो एक व्यापारिक कंपनी थी, वो व्यापारिक कंपनियां धीरे धीरे क्या करती हैं, उनको पॉलिटिकल पावर गेन हो जाती हैं। वो व्यापारिक कंपनी एक प्रकार से क्या हो सकती हैं, राजनीतिक कंपनियां बन जाती हैं, ठीक है। तो आधुनिकता भारतीय राष्ट्रवाद से पहले तो पहले था, जैसे मैंने बोला यहाँ पर जो यूरोपीय कंपनियां थी, जैसे पुर्तगाली है, डच है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी, ये बहुत सारी कंपनियां थी। उसमें जो अंग्रेजी कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको जो एक व्यापारिक कंपनी थी, व्यापारिक से उसको राजनीतिक अधिकार मिल जाते हैं, ठीक है। इसको आप देखोगे। और हमारे देश में एक बड़ी कमजोरी थी कि हमारे देश में जो शासक थे वो आपस में बटे हुए थे, ठीक है, आपस में ही लड़ते रहते थे। भाई अंग्रेज जो बाहर की कंपनी हमारे देश में आती हैं, क्योंकि उस समय मुगल कमज़ोर हैं, तो मुगल कमज़ोर होने से क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ बंगाल, अवध, मैसूर, सिंध, पंजाब, ये अलग अलग प्रांत बन जाते हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं, कंपनियां इसी का फ़ायदा उठा लेती हैं और उठा करके यहाँ पर एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाती हैं, ठीक है। तो यानी राष्ट्रवाद से पहले ऐसी इस प्रकार की परिस्थितियाँ बनती हैं, ठीक है, इस प्रकार की परिस्थिति रही, ठीक है। और 1757 में 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर हो जाता है। प्लासी और बक्सर के बाद क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह जो एक व्यापारिक कंपनी थी, वह एक राजनीतिक कंपनी, यानी उसको क्या मिल जाता है, दीवानी अधिकार मिल जाता है, ठीक है। वह एक बड़ी शक्ति के रूप में आ जाती है और यहाँ पर क्या करती है, किसानों का, उद्योगों का पूरी तरीके से शोषण और उनका दमन होता है, ठीक है। फिर रहेगा आधुनिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का जन्म कब होता है, अगर मैं कहूँ आप सबको 1757 में जब प्लासी जीतते हैं, अंग्रेज जीतते हैं, तो प्लासी के बाद क्या होते हैं, उनको एक प्रकार सा राजस्व वसूली का अधिकार मिला। 1757 से लेकर के 1857 तक अंग्रेजों ने, यानी 100 साल, 1757 में प्लासी जीतने के बाद, और प्लासी जीतने के बाद अगर मैं बोलूँगा तो 1857 की क्रांति तक, यानी इन 100 सालों में अंग्रेज भारतीयों पर जितना अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं और दमन करते हैं, उसी का परिणाम आप कह सकते हो 1857 की क्रांति है। चाहे उसमें किसान है, मजदूर है, ठीक है, या समाज है, सामाजिक वर्ग है, सभी लोग उसमें भाग लेते हैं। चाहे देसी रियासतें हैं, किसानों ने भाग लिया, जमींदारों ने भाग लिया, ठीक है, सभी वर्ग का जो शोषण होता है उसी को हम देखते हैं। 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की जब क्रांति होती है तब भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता है, ठीक है। राष्ट्रवाद में एक राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। पहले तो सभी लोग अपने अपने देसी रियासतों के लिए लड़ रहे थे, यानी उनके लिए एक भारत या राष्ट्र की जैसी उनकी किसी प्रकार की सोच या अप्रोच नहीं थी उन लोगों में, ठीक है। लेकिन 1857 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति ने कह सकते हो कि भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की जो भावना होती है उसको जगाने में उसने बहुत ज़्यादा काम किया। तो ये पूरा एक पृष्ठभूमि है, ठीक है, इसी को बताया गया है। उसके बाद हम देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन का विकास, ठीक है। भाई स्वाधीनता आंदोलन का जो विकास है वो भारत में 3 चरणों में रहा। 1857 की क्रांति जब होती है, उसी से कह सकते हो कि भारत में स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत या पृष्ठभूमि पहला आंदोलन हुआ, ठीक है, जिसे बहुत सारे लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसी ने इसको विद्रोह बताया है, किसी ने सैनिक विद्रोह बताया, किसी ने सशक्त विद्रोह बताया है। अलग अलग इतिहासकारों ने इसको अलग अलग प्रकार के नामों से बोला है, ठीक है। तो पहली जो हेडिंग बनाओगे, पहली हेडिंग क्या रहेगी, पहला चरण 1857 से लेकर के 1905 तक का चरण है, ठीक है। मार्क्स और एंगल 1857 को भारतीय विलुप्ति का अध्ययन करते हुए माना है कि यह उत्पीड़ित राष्ट्रों के उपनिवेश विरोधी संघर्ष का अंत। देखो कार्ल मार्क्स और एंगल्स क्या कहते हैं, फेडरिक जो है क्या कहते हैं कि भारत में जो 1857 की क्रांति होती है यह उपनिवेशवाद विरोधी एक प्रकार का संघर्ष था। यानी भाई अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारत को गुलाम बनाया था उसका क्या था, एक प्रकार से उन्होंने इसका क्या किया, विरोध किया है। उसी के रूप में इसको क्रांति को कौन कहता है, मार्क्स कहता है, ठीक है। इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार का एक समान आधुनिक
प्रणाली लागू कर दी, ग्रामीण आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था का विनाश हुआ, अखिल भारतीय स्तर पर उद्योग और व्यापार के प्रसार हो जाने से देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले आर्थिक हितों पर परस्पर जुड़े थे। यानी कह सकते हैं कि भाई जो अंग्रेज थे वह भारत में पूरी तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको खत्म कर देते हैं, यानी इतना ज़्यादा टैक्स लगता है। और जो हमारे गांव जो आत्मनिर्भर थे, धीरे धीरे क्या होता है, उनका विनाश हो जाता है। और भारत में जो उद्योग धंधे थे उनका भी धीरे धीरे पतन हुआ। भारत में रेल का, तार का, इन सभी चीज़ों का भारत में विस्तार हुआ। यानी अंग्रेजों ने अगर यहाँ भारत अगर दमन शोषण कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, 2-3 काम अच्छे कर दिए थे। एक तो क्या किया, रेल का विस्तार कर दिया, तार आ जाता है, और जब छपाई आती है तो इसने किया कि भारत में एक प्रकार से पढ़ा लिखा वर्ग, ठीक है, यह कह सकते हैं भारत में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में प्रिंट मीडिया, यानी जब यहाँ पर छपा खाना आता है और जब हमारे देश में तार आती है, जब डाक व्यवस्था आती है, तो इसने भारतीय लोगों में क्या, आधुनिकता, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी चेतना को जगाने का इसने काम किया। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो वहाँ पर जो रूसो हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, इन सभी ये लोग भी यूरोप में क्या कर रहे थे, जगा रहे थे लोगों को। और विदेशी दास्ता की अपमान की पीड़ा को भारी अनुभूति हुई और शिक्षित वर्ग जुड़ा। देखो अंग्रेज जब आते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बंगाल की अगर मैं बात करूं तो बंगाल जैसे राजा राम मोहन राय है, बहुत सारे लोग क्या विदेश पढ़ने जाते हैं। जब वो विदेश से पढ़ के आते हैं तो हमारे लोगों को बताते हैं भैया अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना रखा है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे देश में एक प्रकार का जब पढ़ा लिखा वर्ग आता है, उस पढ़े लिखे वर्ग ने क्या किया, लोगों को, जो अनपढ़ लोग थे, क्योंकि हमारे देश में अनपढ़ता बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, उन शिक्षित लोगों ने क्या किया कि भारतीय लोगों को जगाया। जब यहाँ पर आधुनिक शिक्षा प्रणाली आती है, इसने भारतीयों की दृष्टिकोणों को बदल दिया। वह राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर सके और जनतांत्रिक आधार हुआ। इस आधुनिक शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से भारतीय जनता का संबंध बना। एक और अंग्रेजों की विभिन्न क्षेत्रों में जनता को जोड़ने में सहायक हुई, दूसरी ओर शिक्षित नगरों ने जन और ग्रामीण, अशिक्षित और अल्प शिक्षित जनों के बीच में व्यवधान पैदा लगा। वस्तुतः साधारण जनता ने आधुनिक विचारों का प्रसार किया। प्रेस के माध्यम से भारत में कह सकते हो कि जो भारतीय भाषाएं थी उनका संभव हुआ। 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं तो सरकारी नीतियों को लेकर के समाचार पत्रों में, प्रिंट में इसकी जमकर आलोचना की जाती थी, ठीक है। भारत में अगर बात करूं जैसे बंगाली में बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, मराठी में विष्णु शास्त्री हैं, तमिल में सुब्रमण्यम हैं, उर्दू में हुसैन अली हैं, हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान, यानी कह सकते हो लिटरेचर में इन लोगों का योगदान जो था वह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। तो ये जो पहला चरण था इसमें अगर आप कह सकते हो कि राष्ट्रीयता की जो भावना थी वह लोगों में भर रही थी धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर देखोगे फिर 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उसने क्या किया कि जो ये पूरा आंदोलन था उसको एक प्रकार से मुख्य धारा में जोड़ने का या मुख्य धारा में लाने का उसने क्या किया, बहुत हद तक काम किया। इतना लिख दीजिएगा, जिसे मैंने बोला ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मील का पत्थर बनती है। भारत में राष्ट्रवाद को जगाने में या स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब 1985 में 28 दिसंबर को, कब, 28 दिसंबर 1985 को जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इसने क्या किया कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को इससे बहुत बड़ा समर्थन मिला। कांग्रेस जाति, धर्म, पंथ, इस सभी से मतभेद से परे इस देश में राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का काम करती है। इससे भारत में क्या होता है कि राष्ट्रवाद की जो भावना होती है वह काफ़ी बढ़ती है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, इतना रहेगा। दूसरे चरण की अगर मैं बात करूं, दूसरे चरण में क्या है, दूसरा जो चरण था 1905 से लेकर के 1919 का चरण है, ठीक है। देखो 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय राष्ट्रवादियों का आत्मविश्वास बढ़ गया था, यानी कह सकते हैं भारत में जो राष्ट्रवादी थे उनका आत्मविश्वास क्या था, भारत में बढ़ गया था। बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल ने राष्ट्रवादियों का आह्वान किया। एक क्या है, हमारे क्रांतिकारी हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो कांग्रेस में ये सारे गर्म दल के नेता हैं, तिलक हैं, अरविंद घोष हैं या विपिन चंद्र पाल हैं, जिनको लाल बाल पाल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या थे कांग्रेस में, ये पूरा जो मंच है क्या है, क्रांतिकारी कह सकते हो या गर्म दल के नेता थे, ठीक है। इन लोगों ने कह सकते हो कि देश में राष्ट्रवाद को जगाने में बहुत ज़्यादा मदद की।
स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा रहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन को शिक्षित वर्ग से निकल करके जनता तक फैल जाना चाहिए। यानी जो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था, जो पहले शिक्षित वर्ग में ज्यादा रहा, धीरे धीरे यह जो आंदोलन था वह आम जनता में फैला। शिक्षित भारतीयों की संख्या और बेरोजगारी में वृद्धि होने से शिक्षित वर्ग उग्र राष्ट्रवाद की ओर बढ़ा। आयरलैंड, मिस्र, तुर्की, जापान के क्रांतिकारी आंदोलनों ने भारतीयों को यानी अन्य देशों में जो आंदोलन रहे थे उस आंदोलनों से भारतीय आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, और भारत में भी जो शक्तिशाली और निरंकुश सरकारों को एक लिए चुनौती बनी। ठीक है। दूसरे, उग्र राष्ट्रवाद का अस्तित्व आया। ठीक है। भारत में क्या होता है? उग्र राष्ट्रवाद। मैंने बोला ना कि भाई कांग्रेस में दो दल बन गए। ठीक है। क्या थे? नरम दल और गरम दल। वहां पर भी एक क्रांतिकारी वर्ग आ जाता है, जैसे भगत सिंह हैं और मंगल पांडे हैं, या इस प्रकार से जो कांग्रेस में जो गरम दल था। ठीक है। एक तो नरम दल था। नरम दल और कहते भाई अंग्रेजों से हम बात करेंगे, चीत करेंगे, उनको ज्ञापन सौंपेंगे, तब हम आज़ादी को लेंगे, गांधी टाइप वाले। ठीक है। दूसरे थे जो क्रांतिकारी थे या गरम दल था। तो गरम दल जो था उसने भारत में उग्र राष्ट्रवाद को लाने में कैसा उग्र राष्ट्रवाद को लाने में उसने काम किया। और भाई 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है तब भारत में कह सकते हो कि इसने राष्ट्रवाद की भावना को बहुत बढ़ा दिया। क्या होता है? 1905 में लॉर्ड कर्जन का नाम होगा इसमें आपको मिलेगा। ठीक है। कर्जन उस समय क्या था? कर्जन के नेतृत्व में क्या हुआ? 1905 20 जुलाई 1905 को क्या हो गया? बंगाल का विभाजन कर दिया। किस आधार पे? धार्मिक आधार पे। पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, भारत यानी बंगाल को दो टुकड़े में बांट देते हैं। ठीक है। एक जगह पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया और एक जगह पर हिंदू बहुसंख्यक हो गया। यानी एक प्रकार से कह सकते हो, लेकिन उन अंग्रेज कहते थे कि बंगाल का जो हमने विभाजन किया है, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा सूबा है इसलिए हमने बंगाल को बांट दिया है। तो बंगाल विभाजन को लेकर के इस देश में, भारत में क्या होता है कि एक प्रकार से क्रांति होती है, और यहीं पर कह सकते हो कई सारे आंदोलन चलेंगे। एक आपने सुना होगा, एक आंदोलन का आपने जो सुना होगा, उस आंदोलन का अगर मैं नाम बोलूं, स्वदेशी आंदोलन पर सुना होगा ना, स्वदेशी आंदोलन इस देश में। तो बंगाल विभाजन के कारण ही क्या एक आंदोलन चल रहा है जिसको हम बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन होता है। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो, इस प्रकार के बंग भंग आंदोलन चलता है। ठीक है। बंगाल विभाजन जब होता है तो क्या चलता है? बंग भंग आंदोलन चलता है। ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि बंगाल विभाजन ने भारत में जो राष्ट्रवाद था, ठीक है, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में या जो राष्ट्रीय ताकतें थी उनको बढ़ाने में इसने क्या मदद किया। जैसे वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर, रजनीकांत सेन, सैयद अबुल अहमद या मुकुंद दास जो थे, इन लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रीयता को बढ़ाने में, राष्ट्रवाद को बढ़ाने में काफी काम किया। ठीक है। क्रांतिकारी संगठन भी बहुत सारे बनते हैं। 1905 में अगर आप देखोगे बंगाल में संध्या, युगांतर तथा महाराष्ट्र में काल आदि समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवाद को समर्थन देने लगे। 1908 में खुदीराम बोस, ठीक है, ने मुजफ्फरनगर में फिंक्स फोर्ट के घर पर बम फेंका। ठीक है। एक प्रकार से जो क्रांतिकारी थे। और 1906 में घोष ने संगठित होकर के, घोष ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर भी बम फेंका। लंदन में श्यामा कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, जिस यानी वीर सावरकर जिनको बोला जाता है। ठीक है। विनायक दामोदर सावरकर और लाला हृदय दयाल ने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया। यानी कह सकते हैं कि भारत में क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। और ये सारी जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी जो भारत में बढ़ रही थी, इससे कहता कि भारत में एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना का राष्ट्रवाद की भावना का क्या होता भाई? उदय होता है। ठीक है। विभाजन के विरोध में, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन कर दिया। नरमपंथी और गरमपंथी राष्ट्रवादियों के मतभेद प्रकट हुए। यानी नरम दल गरम दल बोलो या गरमपंथी या नरमपंथी, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। नरमपंथियों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की गई। कुछ सैद्धांतिक सुधारों की घोषणा की गई। नरमपंथियों के अनुकूल करने के लिए 1911 में बंग भंग को रद्द कर दिया। यानी बंगाल विभाजन को क्या होता है? 1911 में अंग्रेजों ने क्या किया? 1911 में बंगाल जो विभाजन किया 1905 में, उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है। फिर भी कह सकते हो कि भारत में कि जो बंगाल में जो आंदोलन चला वो चलता ही रहा। ठीक है। देश में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना का प्रसार
का कारण कांग्रेस द्वारा 1916 में लखनऊ में अधिवेशन था, जिसमें कांग्रेस के दोनों दल यानी कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई थी, गरम दल नरम दल में। 1916 में दोनों गुट लखनऊ में जब अधिवेशन होता कांग्रेस का तो दोनों दल एक साथ आते। इससे राष्ट्रीयता भावना का बहुत ज़्यादा उफाल हुआ और देखिएगा बढ़ी। मुस्लिम लीग को एक दूसरे के निकट लाने के लिए तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना ने कई सारे प्रयत्न किए। शिक्षित मुस्लिम युवा उग्र राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़े। 1914 में सरकार ने अबुल कलाम आज़ाद को अल निदाद तथा मौलाना मोहम्मद अली को बंद कर दिया। कुछ सुधारों की घोषणा की गई और फिर भारतीय राष्ट्रवाद नहीं कह सकते कि ये सारी जो गतिविधियां थी वह भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कामदायी। स्वराज मेरा अधिकार है, इस प्रकार के जो स्लोगन थे, ठीक है, इसने क्या कि भारत में राष्ट्रीयता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है, जैसे स्वराज मेरा अधिकार है, इसको लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तीसरा चरण देखिएगा, थर्ड फेज क्या रहा। तीसरा चरण जो रहा 1919 से लेकर के 1947 तक का जो फेज है, देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान विदेशी आयात बंद हो जाने के कारण जिन भारतीय उद्योगों को बहुत प्रोत्साहन मिला, वही युद्ध बंद होने के बाद घाटे के कारण बंद होने लगे। अब फिर से विदेशी पूंजी भारत में बड़े निवेश पर होने लगा। भारतीय समाज में सभी वर्गों को आर्थिक कठिनाई का अनुभव हुआ, कह सकते। 1917 में देखो, महात्मा गांधी जब आते हैं 1905 में, सॉरी 1915 में जब महात्मा गांधी 15 जनवरी को आते हैं, तो महात्मा गांधी के आने के बाद क्या होता कि तब सारे आंदोलन की शुरुआत होती। आपको पता 1919 में जलियांवाला बाग जब हत्याकांड होता है, ध्यान रखना मैं क्या बोला हूँ, 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इससे भारत में राष्ट्रवादी जो शक्तियाँ थीं वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है, क्या थी, राष्ट्रवादी शक्तियाँ बहुत तेजी से बढ़ती हैं। और आपको पता होगा रोलर एक्ट जब आता है, ये भी एक बड़ा कारण था कि भारत में राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में। क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड, दो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलर एक्ट ने क्या किया कि भारत में आंदोलन को तीव्र कर दिया और तेज कर दिया। ठीक है, रोलर एक्ट के विरोध में फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा का गठन हुआ। ठीक है, और लोगों ने गिरफ्तारी की। मार्च अप्रैल 1919 में आंदोलन तेज हुआ। ठीक है, और जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का जरूर लिखना है, इनको पूरा डिटेल में बता रखा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। ठीक है, और 1917 में अगर आप देखोगे तो महात्मा गांधी का संघर्ष शुरू होते हैं और महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व किया। खेड़ा में नील के किसानों की फसल नष्ट हो जाने पर लगान न देने का तैयार किया था। तो ठीक है, जो है खेड़ा सत्याग्रह जो है। उसके बाद अगर देखोगा चोरा चोरी कांड, देखो क्या होता कि महात्मा गांधी का 1921 और 22 में क्या होता है, एक आंदोलन चलता है जिसको हम बोलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो चलता है लेकिन चोरा चोरी में, भाई जब पुलिस थाने में जब आग लगा दी जाती है और 22 पुलिसकर्मियों की हत्या हो जाती है, तो महात्मा गांधी क्या किया कि इस आंदोलन को क्या करते हैं भाई, वापस ले लेते हैं। ठीक है, जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन से भी, और इसके असहयोग आंदोलन के बाद क्या होता है, जब महात्मा गांधी को 6 साल की सजा सुनाई गई थी, यानी कितना, 6 साल, उनको 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया था। स्वराजवादी स्वराज को भाई स्वराज, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अनुभव किया कि राष्ट्रवादियों को विधानमंडल का बहिष्कार समाप्त करके उसमें भाग लेना चाहिए, इसके संचालन में बाधा डालनी चाहिए। यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं, स्वराजवादी एक प्रकार से भाई स्वराज आना चाहिए, भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस प्रकार की बातें काफ़ी हद तक चलती हैं। सविनय आज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का दूसरा जो आंदोलन है, इसने भी भारत में राष्ट्रीयता को बढ़ाने में मदद किया, जिसको हम सविनय आज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च के नाम से आप लोग काफ़ी जानते होंगे ना, भाई डांडी मार्च जो था, इसने भी क्या किया कि भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाने में और राष्ट्रीयता को बढ़ाने में इसने भी काफ़ी मदद किया, क्योंकि जो अंग्रेजों ने नमक पर रोक लगाए थे और महात्मा गांधी कह सकते हो कि जा करके वो किया। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इससे भारत में कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना पूरी तीव्र पर थी और भारत आज़ाद होगा और आज़ादी मिलेगी, इस प्रकार से पूरा जो आंदोलन महात्मा गांधी का जो पूरा मूवमेंट चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और 1947 में क्या होता, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होता है। ये पूरा क्या था, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था। ठीक है,
ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। इससे आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, और जो जो चीज़ें इसमें पूछी जाने वाली हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया। 14.4 में देखा थे स्वाधीनता आंदोलन का परिप्रेक्ष्य क्या है, तो परिप्रेक्ष्य वही है जो मैंने आपको बताया है। एक तो भाई सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य है स्वाधीनता आंदोलन का, पूरी तरीके से समाज और संस्कृति का विशेष योगदान रहा, समाज ने ही तो इसमें भाग लिया, ठीक है। और साहित्य का बड़ा योगदान रहा पूरे स्वाधीनता आंदोलन में। अगर आप देखोगे तो साहित्य यानी जो लिटरेचर था भाई, जो देशभक्ति कविताएं थी, जब प्रिंट मीडिया प्रिंट आता है तो उसने क्या किया कि राष्ट्रवाद को तो बढ़ता ही है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो साहित्य होता है, साहित्य ने भी क्या किया कि राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में इसने विशेष योगदान दिया। 14.5 में आप इसका मूल्यांकन इसका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद 4.6 आ गया है, इसका क्या भाई, इसका ये सारांश आ गया। सारांश के साथ इसका आपका जो चैप्टर नंबर 4 है लगभग क्या होगा, समाप्त होगा। इसमें एक ही चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो है इसकी अलग अलग 3 पार्ट हैं, ठीक है। पहले क्या 1857 से लेकर के 1905 तक, फिर 1905 से लेकर के 1919 तक, और जो लास्ट का रहेगा 1919 से लेकर के ठीक है 1947 तक, ठीक है। ये 3 पार्टों में या 3 भागों में है, इसको जरूर कर लीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 4 है। चलो नेक्स्ट चैप्टर में आपको बता चैप्टर नंबर 5 जो है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 क्या है, नव जागरण और राष्ट्रीय चेतना का विकास। क्या है, नव जागरण और जो पूरी राष्ट्रीय चेतना थी उसको देखेंगे, राष्ट्रीय चेतना का विकास। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसमें देखिएगा नव जागरण की अवधारणा, कि पता नहीं कि भाई नव जागरण क्या है, नव जागरण की अवधारणा पृष्ठभूमि बेसिक ये तो पता होनी चाहिए। उसके बाद है भारतीय परिस्थितियों में नव जागरण की क्या रहा, भाई मध्ययुगीन में समाप्ति पर, औपनिवेशिक पराधीनता पर, अंग्रेजों शासन में नव जागरण, ठीक है। यही इसी को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर देखिएगा 5.2 नव जागरण की पृष्ठभूमि। 19वीं शताब्दी में सारे देश में नव जागरण की लहर उठी थी, 19वीं शताब्दी, ठीक है। इसने एक आंदोलन के रूप में धारण किया। हर आंदोलन की जड़ में सामाजिक आधार होता है, जिस तरह को समझे बिना आंदोलन की मूलभूत विशेषताओं को ढंग से नहीं समझा जा सकता है। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय समाज में पूंजीवाद तत्व का उदय, यानी कह सकते हैं कि जब अंग्रेज आए थे उससे पहले ही हमारे समाज में पूंजीवाद तत्व आ चुके थे, लेकिन वह इतने शक्तिशाली नहीं बने थे कि मध्यकालीन सामंती ढांचे को बदल सकें। मानव संबंधों और नए जीवन मूल्यों को सामने लाते गए। इसमें तत्कालीन निर्भरता ग्राम व्यवस्था में बाधक रही, जिसके माध्यम से सामंती संबंध थे उसके मूल्य मापदंडों को करार हो रहे थे। पूरा समाज कर्म फल भाग्यवाद, पुनर्जन्म, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से ग्रस्त था। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है, अंग्रेजों से आने से पहले जो समाज था वह कैसा था भैया, सामंतवादी मानसिकता थी। कैसी मानसिकता थी, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे उससे पहले जो हमारा समाज था सामंती मानसिकता थी, ठीक है, सामंतवादी था, ठीक है। और समाज में किस प्रकार से चीज़ें चल रही थी, जैसे हमारा समाज भाग्य, भैया भाग्य के भरोसे है, भाग्य ही बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, यह भाग्यवाद पर ज़्यादा डिपेंड करता था। हमारे समाज में पुनर्जन्म, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, इस प्रकार की चीज़ों से हमारा जो समाज था वो ग्रसित था, ठीक है। इससे पहले भारतीय व्यवसायिक पूंजीवादी तत्व शक्ति संचित करके विरुद्ध खड़े होते गए। कहीं अधिक शक्तिशाली विदेशी पूंजी शक्तियों के देश भर में रंगमंच पर आ गई थी। इससे पहले तो व्यापार का सहारा लिया, जिससे भारत में बिना माल विदेशी में बेचना और विदेशों में यहाँ माल आकर के मुख्य कार्य था। लेकिन ब्रिटिश पूंजीपतियों के दबाव में यह अधिक दिन नहीं चल सका। फलस्वरूप भारत में उद्योग धंधे नष्ट होने के करने और कच्चे माल का निर्यात करने तथा तैयार माल की मंडी बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। बाजार का नया दबाव, यह आत्मनिर्भरता और ग्राम व्यवस्था छिड़ हुई। नहीं कह सकते कि भारत में जो विचारधारा थी, ध्यान से ना मैं बोला, भारत में जो सामंतीवादी विचारधारा थी, अंग्रेजों के बाद वह सामंतवादी जो विचारधारा थी वह समाप्त हो जाती है, ठीक है।
यानी जो अप्रोच थी हमारी, हम लोगों की जो सोच थी, ठीक है, एक प्रकार से जो हमारी धार्मिक सोच थी या जो सामाजिक सोच थी, उस सामाजिक धार्मिक सोच में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरीके से सिर्फ वह एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एक व्यापार का सेक्टर हो, उसी पर नहीं, बल्कि भारतीय मानसिकताओं को भी उन्होंने पूरी तरीके से झकझोर कर रख दिया, यानी हिला कर रख दिया। उपयुक्त परिस्थितियों ने भारतीय नवजागरण आरंभ हुआ, जो मुख्यतः धार्मिक और समाज सुधार था। आपको पता होगा कि जब अंग्रेज भारत पर आते हैं, भारत में आते हैं, उस समय हमारे देश में समाज सुधार आंदोलन भी काफ़ी चलते हैं, क्योंकि भाई अंग्रेजों से आने से पहले हमारे देश में जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, इस प्रकार की जो कुरीतियाँ थी वो चल रही थी। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो हमारे देश के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ना विदेश पढ़ने जाते हैं। भाई जब राजा राम मोहन राय हैं, दुनिया भर के लोग जब विदेश से पढ़ कर के आते हैं, तब वह भारत के लोगों को बताते हैं कि भैया सती प्रथा, बाल विवाह और जो ये सारी जो प्रथाएं थी, कन्या भ्रूण हत्या, इस सब के प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। तो एक प्रकार से हमारे समाज में समाज सुधारक आते हैं और एक हमारे समाज में नई चेतना का विकास होता है। अतः इसका स्वरूप यूरोप के तमाम देशों से भिन्न दिखाई देता है। यहाँ सामंतवादी तत्वों और पूंजीवादी शक्तियों के बीच सीधा संघर्ष नहीं हो पाया, जैसा कि यूरोप में हुआ। औद्योगिक मजदूर वर्ग का अभाव और ब्रिटिश शासन सत्ता की नीतियों इसके मुख्य बाधक सिद्ध हुई। यानी कह सकते कि भारत में एक प्रकार से क्या चलता है, ज्ञानोदय काल चलता है। पूरी तरीके से जो हमारी धार्मिक सोच थी या जो हमारी सामाजिक सोच थी, अंग्रेजों के आने के बाद क्या होता है कि भारत की धार्मिक और सामाजिक सोच में, ठीक है, पूरी तरीके से बदलाव आता है। एक प्रकार से नव जागरण, दोबारा से समाज जो है वह नए नए विचारों को उसमें आते हैं। देखिएगा नव जागरण की अवधारणा क्या है। नव जागरण का ऐतिहासिक अवधारणा है जिसका संबंध आधुनिक काल की उस नई चेतना से है जो मध्यकालीन चेतना में गुणात्मक रूप से भिन्न है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए जरूरी है कि इससे मिलते जुलते इसके विरुद्ध पढ़ने वाले कुछ शब्दों को हम समझ सकें। इस दृष्टि से नव जागरण यानी पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, सुधार आदि के शब्दों के ध्यान में रखने कह सकते हैं। नव जागरण और नव जागरण का मतलब होता है कि हम लोगों को जगा रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं। अगर मैं बात करूं जैसे महात्मा गांधी क्या हैं, तो महात्मा गांधी क्या करते थे, लोगों को नव जागरण कर रहे थे, यानी लोगों को भैया बता रहे थे कि भाई अंग्रेज है, हमारे देश को गुलाम बना लिया है, चलो आंदोलन करो, उसके खिलाफ वहां से भगाना है, स्वराज हमको लेना है। तो इसको बोलते हैं नव जागरण। अब महात्मा गांधी के बाद अगर कोई हमारे देश को जगाए तो उसको क्या बोलेंगे, पुनर्जागरण। यानी अगर मैं सिंपल से एग्जांपल बोलूं तो पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एक बार जागृत हो चुका है उसको जब हम दोबारा जगाते हैं तो उसको बोलते हैं पुनर्जागरण। यानी एक बार व्यक्ति का पूरी तरीके से उसको हमने जागरूक बना दिया, उसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया है, लेकिन फिर दोबारा जब उसमें राष्ट्रीय चेतना कम बढ़े, दोबारा से जब हम राष्ट्रीय चेतना का संचार करते हैं तो उसको बोला जाता है पुनर्जागरण। क्योंकि हमारा जो समाज था वह भाई पुरानी रीति रिवाज चल रहा था, सती प्रथा, बाल विवाह, सारी चीजें चल रही थी, लेकिन पूरी तरीके से एक प्रकार से नव जागरण का काल आता है। यानी हमारे धर्म में, हमारे समाज में जो सामंती व्यवस्था थी वह पूरी तरीके से उसको हटा करके नई प्रकार की नई व्यवस्था हमारे देश में आती है। उसी को हम कह सकते हैं कि नव जागरण की संज्ञा दे सकती है। तो जैसे आप देखोगे भक्ति आंदोलन और एक प्रकार से जो भारत में धार्मिक आंदोलन चलता था, भाई जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह है, ठीक है, या मूर्ति पूजा है, इन सब का एक प्रकार से क्या होता है, भारत में विरोध होता है। पाखंड है, जो अंधविश्वास है, और एक प्रकार से नई चेतना का विकास होता है जिसे हम प्रबोधन काल भी बोला जाता है। यानी एक प्रकार से नए विचार आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, या विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद हैं, तो लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से नई चेतना और नई संस्कृति और भक्ति का एक प्रकार से नया आंदोलन हमें देखने को मिलता है। नव जागरण, पुनरुत्थान और सामाजिक सुधार। यानी हमारे देश में क्या होता है कि एक प्रकार से सामाजिक सुधारों की एक चल पड़ती है। और ये जो देखो एक चीज मैं बता दूं कि अगर हमारे देश में आंदोलन हो रहा था, अगर मैं बोलूं कि राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जागृत हो रही थी, तो भाई लोगों में राष्ट्रवाद कहां से जागेगा, जब तक समाज में सुधार नहीं होगा तब तक आप राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं जगा सकते। एक एग्जाम्पल के तौर से मैं कह सकता हूं, आप मेरी बात ध्यान रखना। मान लो भगत सिंह एक क्रांतिकारी थे, ठीक है,
बहुत सा भगत सिंह का सबने नाम सुना होगा, ठीक है। कई बार आप सबने ये भी सुना होगा कि भाई भगत सिंह की फांसी को महात्मा गांधी रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने रुकवाने का प्रयास नहीं किया, ठीक है। एक प्रकार से देखा जाता है कि महात्मा गांधी ने कभी सपोर्ट नहीं किया, साथ नहीं दिया, इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं देखो अब प्रबोधन काल को अब कैसे, जैसे भगत सिंह क्या है, एक प्रकार से क्या है, क्रांतिकारी हैं भाई, उठो जाओ क्रांति कर दो, मार पीट दो, आंदोलन कर दो, इस प्रकार के। लेकिन महात्मा गांधी दूसरी अप्रोच है। अगर मैं कहूँ जैसे महात्मा गांधी जो है कि वो क्या करते थे, लोगों को जगाते थे, लोगों को बताते थे, लोगों को समझाते थे, ठीक है। तभी तो भगत सिंह लोगों को क्रांतिकारी कर सके। यानी क्या, ज्ञानोदय काल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लोगों को जगाया नहीं जाएगा, भाई महात्मा गांधी अगर लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जगाते नहीं, बताते नहीं, आंदोलित नहीं करते, तब तक भगत सिंह यानी उस जनता को, ठीक है, एक प्रकार से क्रांति के रास्ते पर आप नहीं ला सकते किसी चीज को, ठीक है। मान लो कि देश पूरी तरीके से अंग्रेजों का जो पूरा अत्याचार है, जो शोषण है, जो दमन है, उससे अनजान था, उनको पता ही नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हो कि महात्मा गांधी ने एक प्रकार से क्या उस जनता को पूरी तरीके से क्या वैचारिक रूप से, ठीक है, यानी पॉलिटिकल राजनेता क्या करता है भाई, एक प्रकार से उसको क्या करता है, जगाता है, बताता है, समझाता है, बुझाता है, तो उसके काम किया। तो उसी प्रकार से क्या कि उसी जनता को हमने क्या किया, आंदोलित किया। तो वही हम लोग करें कि जब तक समाज में सुधार नहीं होगा, जब तक समाज, ठीक है, जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा, तब तक आप राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय चेतना नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो भाई राष्ट्रीय चेतना किस में रहेगी, जो व्यक्ति जागृत होगा ना, अरे जिसमें दिमाग रहेगा, माइंड रहेगा, समझदार रहेगा, वो तो समझाओगे कि भाई राष्ट्रीय चेतना होती क्या है। तो इसलिए कह सकते हो कि यह जो नव जागरण का काल है, जो सामाजिक सुधार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब तक समाज धार्मिक और सामाजिक सुधार नहीं होगा, तब तक आप किसी भी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन या स्वाधीनता आंदोलन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जिस जनता को आप बताने जा रहे हो, जब तक वह उन चीज़ों को समझ नहीं पाएगी। तो इस चीज़ को रिलेट करके समझना कि समाज सुधार, यानी कह सकते हो समाज सुधार जो नव जागरण काल है, यानी जनता को, यानी कह सकते हो कि धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से भी शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जब तक आम लोग धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और कह सकते हो कि समाज में सुधार नहीं होगा, तब तक उसको आप कह सकते हो कि राष्ट्रीयता की चेतना नहीं भरी जा सकती, ठीक है। तो उसमें राष्ट्रीयता की चेतना तभी भरी जाएगी जब हम समाज को जगाएंगे, समाज को बताएंगे। यानी समाज में जो कुरीतियां थी या जो धार्मिक पाखंड था, जो अंधविश्वास था, जब तक वो नहीं हटेगा तब तक समाज सुधार नहीं होगा, तब तक आप राष्ट्रीयता की भावना को नहीं। इसलिए कह सकते हो कि यानी राष्ट्रीयता की भावना जगाने से पहले समाज में नव जागरण, पुनरुत्थान और सामाजिक सुधार को भी बहुत ही ज़्यादा क्या किया गया, महत्व दिया गया है, ठीक है। अरे बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला जो इसमें पार्ट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे भक्ति आंदोलन जो हो या पुनरुत्थान आंदोलन हो, भक्ति आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी था। देखे यूरोपीय नव जागरण की विशेषता, यानी यूरोप में जो नव जागरण चलता है, यानी यूरोप में भी तो नव जागरण, अगर मैं बात करूँ, जब आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक प्रबोधन काल मिलेगा। जब तक आप लोगों को जगाए नहीं धार्मिक रूप से या समाज सुधार नहीं होगा, तब तक कोई चीज़ काम नहीं करती। तो ये समाज सुधार, यानी हम बात करेंगे कि भारत का जो नव जागरण काल है या यूरोप में नव जागरण जो काल था, उसकी विशेषता क्या थी। उसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं को यहाँ इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। भारतीय नव जागरण की परिस्थितियाँ, इसको देखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। 5.5 देखिएगा, भारतीय नव जागरण की परिस्थितियाँ देखिए, स्थितियाँ देखिए। भारत की परिस्थितियाँ यूरोप की तरह भिन्न रही, यानी यूरोप और भारत की जो परिस्थिति थी पूरी तरीके से डिफरेंट थी। यह 8वीं शताब्दी के बाद जिस मतवाद पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा हुआ यह लोग पर चिंतन यानी वेदांत दर्शन था। वेदांत में भौतिक जगत को माया, मानव शरीर को आत्मा, बंदीगृह यानी जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति को मानव जीवन को सर्वोच्च बताया गया। देखो अगर मैं बात करूं, भारत में क्या बोला जाता है भाई, भारत में बोला जाता कि अच्छे से अच्छे कर्म करो ताकि यह जो हमने जीवन लिया है इस जीवन को दोबारा जीना ना पड़े। एक प्रकार की हमारी राष्ट्रीय चेतना है ना। इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य यही है कि वह जीवन मरण, ठीक है, जीवन मरण का जो है
हेलो, कहा जाता है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि हमें जन्म ना लेना पड़े। जब हम बोलते हैं ना भाई, हिंदू धर्म में बोला जाता है कि भैया मोक्ष मिल गया, मोक्ष मिल गया, यानी मोक्ष मिलने का मतलब क्या होता है कि अब वह व्यक्ति किसी उसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यानी उसकी आत्मा क्या हो गई, अब वो हो गई है, उसको शांति मिल गई, अब दोबारा जन्म न लेना पड़े। यानी ये हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि आपको जीवन मरण यानी जो है उससे मुक्ति मिल जाए, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर संयम है, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए, ब्रह्मचर्य, निष्काम और वहम के स्थान को मनुष्य के सर्वोच्च गुण समझा जाता है। यानी हमारे यहाँ पर बोला जाता है भैया, जिसको अपने ऊपर संयम है, कंट्रोल जिसको बोलते हैं, इंद्रियों पर जिसका अपना एक प्रकार से क्या है, आप इंद्रियों पर काबू कर सकते हैं, यानी ब्रह्मचर्य है, इसको हमारे समाज में यानी मनुष्य के गुणों को बेहतर समझा जाता है। इस प्रकार जब देश में महान चिंतक लौकिक जगत से परे परलोक के प्रश्नों का समाधान ढूंढने में व्यस्त थे, तो बहुसंख्यक समाज में महत्वाकांक्षी राजाओं और उनके सहयोगियों के साथ पारायण पुरोहित का प्रभाव आ गया। यहाँ के आम जीवन के बहुप्रचलित कर्म फल का सिद्धांत अपनी जड़ें जमाए हुए थे। यह सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि वर्तमान जीवन के कष्ट हमारे पूर्व जन्म के पापों और के फल हैं। इन्हीं में भी किसी मान्यता के प्रयास को दूर नहीं किया जा सकता। देखो, हमारे देश में बोला जाता है, अगर मान लो कि अगर कोई व्यक्ति ना बहुत परेशान है, बहुत बीमार है, हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं, भैया भोग रहे हैं, पिछले जन्म के कर्म भोग रहे हैं। हमारे यहाँ इसे ही बोला जाता ना, कि हमारे यहाँ बोला जाता है अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, आज के समय में बहुत दुखी है, बीमार है, बहुत टाइम से बीमार है, तो बोलेंगे पिछले जन्म में पाप किया है, पिछले जन्म का भोग रहे हैं। और आज क्या समझा जाता है कि भाई आज अच्छा करेंगे तो अगला जन्म क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इस प्रकार की जो मान्यता थी हमारे समाज में थी। दूसरा, हमारे समाज में क्या भैया, जाति प्रथा है, ठीक है, छुआछूत बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। यानी हमारा एक प्रकार से अंधकार युग जैसी स्थिति बनी हुई थी। 14वीं 15वीं शताब्दी में क्या था कि भारत में सामाजिक धार्मिक भक्ति आंदोलन चलता है। आपको पता होगा ना, 14वीं 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन चला। उसने क्या किया कि जो धार्मिक विषमताएं थी उनको लेकर के उन्होंने एक विद्रोह किया, ठीक है। यह एक धार्मिक सुधार आंदोलन ही बनकर रह गया, फिर भी इसमें नव जागरण के तत्व विद्यमान थे। इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए दामोदरन ने लिखा है कि संस्कृति क्षेत्र में इसने राष्ट्रीय जागरण का स्वरूप धारण किया और सामाजिक विषय वस्तु में वह जाति प्रथा के आधिपत्य। ये कहते हैं कि जो 14वीं 15वीं शताब्दी में हमारे देश में आंदोलन चलता है, तो उसमें क्या होता है कि भैया एक प्रकार से जो हमारा समाज था पूरी तरीके से, जो समाज में जो छुआछूत था, जो जातिवाद था, तो भक्ति आंदोलन का एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और भक्ति आंदोलन कह सकते हो कि भारत में कई प्रकार की विचारधाराओं को उसने तोड़ने का काम किया है और भारत में एक प्रकार से राष्ट्रीयता को और राष्ट्रीय नवजागरण को रूप धारण करने का उसने काम किया, ठीक है। मध्ययुगीन में क्या रहा, मिडविल में क्या रहा, देखिएगा। नवजागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही कि आधुनिक की शुरुआत और मध्ययुगीनता की समाप्ति हुई। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उस समय हमारी संस्कृति विरासत में बहुत कुछ ऐसा था जो साला गड़ा था। नहीं, जब अंग्रेज यहाँ पर आते हैं तो भारत में जो सोच थी वो कर्म फल पर बहुत, जब अंग्रेज आते हैं उस समय हमारे देश में वैसे माना जाता भैया कर्म फल, अरे कर्म करोगे तभी तो कुछ फल मिलेगा। भाग्य के भरोसे हमारे देश में बहुत लोग रहते थे, चमत्कार बहुत माना जाता था। हमारे देश में जब अंग्रेज आते उस समय जातिवाद, पंथ, ऊंच नीच, अमीर गरीब, सामंती प्रकृति हमारे समाज में सामाजिक जीवन पे बहुत हावी थी। ब्रिटिश शासन काल में जब यहाँ पूंजीवाद का विकास होने लगा तो सामंती व्यवस्था धीरे धीरे कम हुई, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने साम्राज्यवादी ढांचे के अंदर जिस प्रकार से पूंजीवाद का पनपने में उसमें सामंतवादी जो व्यवस्था थी, ठीक है, पूरी तरीके से जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके मूल्य मानो टकरा लेने की क्षमता नहीं थी। ऐसा करने उसके सिद्धांत हुए, अतः देश में पूंजीवादी शक्तियों का उदय हुआ और यहाँ पर मध्ययुगीनता की समाप्ति हुई और आधुनिक का आरंभ देर से हुआ। इसका सूत्रधार राजा राम मोहन राय, यानी कह सकते कि राजा राम मोहन राय को कह सकते कि आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने हमारे देश में जो सड़ी गली जो चीज़ें थी, जो धार्मिक सामाजिक चीज़ें थी, अंधविश्वास थे, उसका राजा राम मोहन राय भैया बहुत ज़्यादा विरोध किया। जैसे हमारे देश में क्या था, अवतारवाद था, भाई भगवान अवतार लेते हैं, अवतार चीज होता है। पुनर्जन्म बहुत फेमस था, भाई पुनर्जन्म होता है। मूर्ति पूजा, इस प्रकार की जो मान्यताएं थी वो हमारे देश में चली थी। समाज सुधार किया उन्होंने, सती प्रथा, भाई विधवा विवाह,
नारी शिक्षा, इन सभी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया। बाल विवाह, जात पात, छुआछूत, इन सभी चीज़ों का विरोध किया गया। अंतर्जातीय विवाह, इन सभी को किया गया। 1928 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय पत्रकारिता को जन्म दिया। 1921 में संवाद कुमुदी या उन्होंने इस प्रकार के अखबार लिखे, बंगाल दूत जैसे पत्रिकाएं निकाले। तो इन सभी चीज़ों के जरिए अगर मैं बात करूँगा, जैसे केशव चंद्र सेन हैं, देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, तो इन लोगों ने क्या कि देश में एक नव जागरण परंपरा की क्या की गई, शुरुआत की गई। यानी देश को जगाने का, बताने का, धार्मिक रूप से जो समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो पाखंड था और जो मूर्ति पूजा थी या जो सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, इन सभी चीज़ों से लोगों को जागरूक किया। और इसने क्या किया, समाज को पूरी तरीके से बदल के इन चीज़ों ने रख दिया। भाई जब तक समाज बदलेगा नहीं, जब तक समाज में चेंज नहीं आएगा, तब तक आंदोलन कैसे होगा। तो इन चीज़ों ने क्या किया, इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया। औपनिवेशिक पराधीनता और पूंजीवाद का विकास हुआ। यानी जब अंग्रेज आते हैं तो उस समय जो चीज़ें थी, हमारा देश पूरी तरीके से अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो उस समय क्या कि ये जो चीज़ें थी, जब तक हमारे देश में एक आंदोलन होगा, तो अंग्रेजों के आने के बाद अगर देखो 1857 में जन विद्रोह होता है पूरी तरीके से, और राष्ट्रीय स्वाधीनता ने इस प्रथम संग्राम में विदेशी सत्ता की नींव हिला दी। यानी 1857 की क्रांति ने, इससे हमारे पूरे देश में एकता और विदेशी पराधीनता से मुक्ति पाने के लिए जो उद्देश्य वो पूरी तरीके से मजबूत हो गए। ठीक है, फौज अगर वैसे तो ना तो सन 1857 की क्रांति पहले कभी चलाई गई थी, उसके बाद ना कभी चलाई गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के प्रथम संग्राम को गंभीरता से लिखते हुए ब्रिटिश शासकों को अपनी नीतियों में मौलिक परिवर्तन करना पड़ा। इसके पूर्व नीति आमतौर पर देसी राज्य रजवाड़ों और सामंत सरदारों के खिलाफ थी, क्योंकि उन्हें जीतकर समस्त भारत की भूमि पर अधिकार करना जरूरी लगा। इसलिए अंग्रेजों ने स्वयं को बनाए गए नए जमींदारों, बिचौलियों, भारतीय व्यापारियों, कंपनी पर राज पर निर्भर पढ़े लिखे बाबुओं और भारतीय ईसाइयों को अपना सामाजिक आधार बनाया। लेकिन 1857 के बाद उन्होंने भारतीय सामंतों को अपने शासन का सामाजिक आधार बनाया। अब देसी रियासतों को बनाए रखने की नीति अपनाई गई। उनके मुखियाओं को प्रशासन में शामिल किया गया। उन्हें हर तरह की सुविधा और सुरक्षा प्रदान की गई। इसके साथ ही जमींदारी और रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई। अब ब्रिटिश शासकों का प्रधान कार्य नवजात औद्योगिक पूंजीवाद वर्ग और भारतीय जनता को काबू में रखने के लिए किया गया। यानी जो अंग्रेज थे वो पूरी तरीके से 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, पूरी से जो नियम, जो कानून थे, जो शासन प्रशासन चलाने के, वो पूरी तरीके से बदल देते हैं। आप कह सकते हैं अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए जो यहाँ के लोग थे, जो रजवाड़े थे, उनको भी शासन प्रशासन में क्या करते हैं, धीरे धीरे उन्होंने शामिल किया और नव जागरण एक प्रकार से अनिवार्य हुआ। यानी भारतीयों को भी क्या उनमें एक प्रकार से जागृति लानी बहुत जरूरी समझी गई। ठीक है भाई, क्योंकि भारत का जो समाज है उसको समाज सुधार और भारतीय समाज, जब तक भारत में समाज सुधार नहीं होगा तब तक भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बेहतर नहीं किया जा सकता। तो भाई ये पूरी तरीके से अगर आप मैं इसमें कहा जा रहा है कि जब समाज में राष्ट्रीय चेतना कब आएगी, जब तक समाज में जो पाखंड है या जो अंधविश्वास है, जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें क्या कि देश में राष्ट्रीय चेतना, वैज्ञानिकता लाने को इन्होंने क्या किया, बहुत काम किया और बहुत मेहनत की। और जब अंग्रेजी शासन आता है उसमें जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार आता है, भाई जब अंग्रेजी शासन आया अंग्रेजों ने क्या कि भारत में इंग्लिश मीडियम यानी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई हुई और नई शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा का मतलब ये नहीं इंग्लिश में पढ़ाई हुई थी, यानी कह सकते कि पढ़ाई का जो आपको पता होगा कि हमारे देश में क्या था, गुरुकुल पद्धति चलती थी ना, गुरुकुल लोग उसमें पढ़ने लिखने जाते थे। तो गुरुकुल पद्धति बदल करके जो एक कॉन्वेंट्स पद्धति है यानी अंग्रेजों की जो शिक्षा पद्धति है, जब उसको लाया जाता है तो उसका भारत में बहुत ज़्यादा लाभ होता है और भारत में पूरी तरीके से जो राष्ट्रीय चेतना होती है, या कह सकते हो कि नव जागरण काल इससे बहुत ज़्यादा था। इससे नहीं, भारतीयों में एक प्रकार से चेतना, यानी जो भारतीय थे वह अंग्रेजों की गुलामी दास्तां को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और लोगों में जब भारत में रेल का संचार होता है या कम्युनिकेशन आता है या प्रेस आता है, ठीक है, डाक विभाग की स्थापना की जाती है, तो इन चीज़ों ने क्या किया कि भारत में एकता, अखंडता और नव जागरण को मजबूत किया। इससे कह सकते हो कि राष्ट्रीय आंदोलन
और स्वाधीनता जो आंदोलन था, इसको क्या होती, बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। तो ये राष्ट्रीय चेतना का विकास, भाई जब तक चेतना जागृत नहीं तब तक राष्ट्रवाद नहीं आएगा, और राष्ट्रवाद ही क्या करेगा, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि में ये लिखना आपके लिए जरूरी होगा। तो इस चैप्टर को यही इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें नहीं था, लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो नव जागरण क्या है, इससे रिलेटेड आपको पूछा जा सकता है, और राष्ट्रीय चेतना, और ये आपसे इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। जैसे उन्होंने पूछा है नव जागरण में अंग्रेजी शिक्षा की भूमिका बताओ। भाई पूरी तरीके से एजुकेशन की बहुत बड़ी भूमिका थी। अरे भाई राजा राम मोहन राय लोग जब विदेश पढ़ने जाते हैं तभी तो आकर के वो लोगों को जागरूक करते हैं। भाई सती प्रथा, बाल विवाह, और जो हमारे समाज में सड़ी गली जो प्रथाएं थी उनको तभी तो खंडन करते हैं। तो कह सकते हैं एजुकेशन की जो भूमिका रही वो बहुत महत्वपूर्ण रही। ठीक है, और उसी के आगे क्या होता है कि हमारे देश में सामाजिक सुधार आंदोलन चलते हैं, और पूरी तरह जो समाज सुधार आंदोलन, जैसे राजा राम मोहन राय हों जिन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, या प्रार्थना समाज हो, या स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, या स्वामी विवेकानंद है, इन लोगों ने क्या किया कि समाज को जागरूक किया। ठीक है भाई, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, इस प्रकार की जो चीज़ें थी उनका खंडन किया गया। सती प्रथा जो थी, ठीक है, जो महिलाओं को जला दिया, इन सभी प्रथाओं पर जब पाबंदी लगती है तब क्या होता, समाज में एक प्रकार से कहती है जागृति समाज में जागृति आती है, और वो क्या समाज जो होता है वह फिर राष्ट्रीयता की चेतना उनमें भरी जाती है। तब जा करके कह सकते हो कि एक राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में खड़ा होता। और एक चीज़ जो हमारे देश में छुआछूत है, पाखंड है, या कह सकते अस्पृश्यता, छुआछूत भी समाज को तोड़ रही थी। तो छुआछूत जब तक समाज नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय चेतना का विकास कहाँ से होगा। अरे भाई जब तक छुआछूत रहेगा तब तक कोई भी आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। तो छुआछूत को भी खत्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इन समाज सुधारकों के जरिए छुआछूत और समाज में जितने भी प्रकार के पाखंड थे, आडंबर थे, इन सभी पाखंडों आडंबरों को एक प्रकार से समाप्त हुए। ठीक है, और इसे कह सकते कि राष्ट्रीय आंदोलन में सभी प्रकार के, अगर मैं बात करूँ जैसे कबीर हैं, नानक हैं, चैतन्य हैं, इन लोगों का भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा। ठीक है, इन्होंने भी क्या कि समाज को जगाने में एक उसमें भी काफ़ी योगदान रहा। जैसे हमारे देश में क्या थी, वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था, जात पात बहुत ज़्यादा था, अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी। तो इन सभी जात पात रूढ़िवादी का जब अंत हुआ तभी तो राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आई, और किसान और मजदूर की शक्तियां जब आई तब कह सकते हो कि नव जागरण की चेतना का धीरे धीरे विकास और हमारे देश में विस्तार हुआ। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। राष्ट्रीय चेतना का अभिप्राय क्या है, इसको ये वैसे आता नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने बोला है वो एग्जाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 5 था, तो जितना मैंने बताया उतना तो पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैंने बता दिया है, उतना तो आ सकता है, एक आधा क्वेश्चन जरूर आ सकता है। राष्ट्रीय चेतना आ सकती है, तो राष्ट्रीय चेतना वही कि भाई जब जो समाज में जो पाखंड था, जो आडंबर था, जब उनको दूर किया गया तभी तो राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। मैं अभी ज्वाइन की हूँ ना इसलिए।